नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आपके जेईटी के रिजल्ट के आने के बाद में आगे आपके जेईटी की काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो आज ये वीडियो कंप्लीट जेईटी काउंसलिंग की प्रोसेस के ऊपर रहने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे ऐसे जानकारी भरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जेईटी का रिजल्ट आने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पहली बार जेईटी का एग्जाम दिए हैं या 12th पास करने के बाद पहली बार काउंसलिंग करवा रहे हैं, और अधिकतर स्टूडेंट पहली बार वाले ही होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो काफ़ी बार ये पता नहीं होने की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं और उनसे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपको एक माइंड मैप बन जाएगा आपके माइंड में कि इसके बाद में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका जेईटी का रिजल्ट आया है, ठीक है, रिजल्ट आ गया। यहाँ पर आपके पास आपकी रैंक है, आपके मार्क्स है कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब इन मार्क्स पर मेरे को कहाँ सिलेक्शन मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता, तो उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उसको जा करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन सा स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जो इसके बाद में जो सबसे बड़ा स्टेप आने वाला है वो है आपका चॉइस प्रेफरेंस, ठीक है। आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग क्या होता है, तो चॉइस फिलिंग में आपके सामने जो कॉलेजें हैं, आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारी कॉलेजों को आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है कि सबसे पहले आपको महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पसंद है, उसमें जाना पसंद करूंगा। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो मैं एसकेएनयू में भी जा सकता हूँ। अच्छा, वो नहीं मिला तो मैं एसकेआरयू में भी जा सकता हूँ। अच्छा, वो नहीं मिला तो मैं एयू जोधपुर में जाऊँगा। वो नहीं मिला तो मैं एयू कोटा में जाऊँगा। वो नहीं मिला तो मैं भीलवाड़ा में जाऊँगा। अगर वो नहीं मिला तो मैं एसकेएनयू के जो सब कैंपस है लाल शॉट में जाऊँगा। वो नहीं मिला तो मैं उसके और सब कैंपसों में जाऊँगा। तो इस तरह से आपका प्रेफरेंस एक अच्छे ऑर्डर में होना चाहिए। उसका फ़ायदा होता है कि जब आपको कोई कॉलेज मिलेगा, मान लो आपको 10 नंबर का कॉलेज मिल गया, लेकिन आपको जाना तो पहले दूसरे तीसरे नंबर के कॉलेज में है, तो आप अगर अपनी चॉइसेस को अच्छे से ऑर्डर में करते हो तो आप अपर मूवमेंट के लिए निष्फिक्री रहोगे। आप है जो अपना रिस्क लोगे, जो 1300 रुपये लगाओगे, 1200-1300 रुपये अपर मूवमेंट के लिए, वो आपके वहाँ पर वॉर्थेबल रहेंगे, ठीक है। तो उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग को ऐसे ही मतलब अच्छे से अरेंज नहीं कर रहे हो, कोई आपने कॉलेज को कहाँ डाल दिया, कोई कहाँ डाल दिया, तो 10 नंबर पर कॉलेज आपको कोई मिला और उसके बीच में 5 कॉलेजें तो ऐसी हैं जिनमें आप जाना चाहते हो, लेकिन 3 कॉलेजें ऐसे हैं जिनमें आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते। लेकिन हो सकता है कि जब आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करो और वही कॉलेज फंस जाए और वही कॉलेज मिले, ठीक है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग है जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, तो उसके लिए आप हमारा जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए सारी डिटेल्स आपको साइड में दी हुई है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और 199 रुपीज़ में आपको पूरा प्रोसेस, आपकी चॉइस प्रेफरेंस शीट तैयार करके दी जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखो, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब एक अच्छे मार्क्स वाला बंदा अपनी चॉइस फिलिंग में गलती करता है तो उसका फ़ायदा सीधा कम मार्क्स वाले बंदे को मिलता है, अगर वो अपनी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करे। तो अगर आपके कम मार्क्स हैं और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, तब भी आपको आपकी चॉइस फिलिंग को बहुत अच्छे से अरेंज करना है। तो ये चॉइस फिलिंग का जो स्टेप है ये आपका स्टार्ट होने वाला है। अभी आपका रिजल्ट आया तो मान के चलो 8 से 9 दिन के बाद में आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका चॉइस फिलिंग हो गया। अच्छा, चॉइस फिलिंग हो गया भैया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा। मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो कौन सी कॉलेज में हुआ है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो उनके लिए क्या करना है, उनको सेकेंड राउंड का इंतजार करना है। अब फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज अलॉट होगा उनको क्या करना होगा, तो उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो अपनी सीट को एक्सेप्ट करेंगे या वो अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। अपर मूवमेंट का अभी मैं आपको बता चुका कि अपर मूवमेंट में क्या होता है, ऊपर की जो चॉइसेस रहती है वो आपके ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए फिल हो जाती है। उसके नीचे की कॉलेजों को आप भूल जाओ, जो आपको कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में उसके ऊपर की कॉलेज ही आपकी काउंट होगी आपके आगे के राउंड के लिए, अगर आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब सेकंड राउंड में अगर आपने गलती से ना तो सीट को एक्सेप्ट किया
ना आपने अपर मोमेंट के लिए अप्लाई किया, तो क्या होगा, तो सीधा सा ये होगा कि आपका जो SKRU यूनिवर्सिटी है, मतलब जो JET है, वो आपके 5,000 रुपये जो चॉइस फिलिंग के लगने वाले हैं वो बिगर डकार लिए जब्त कर जाएगा, हजम कर जाएगा, ठीक है। और आप दोबारा से मॉपअप राउंड में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने की सोचोगे तो वहाँ आपसे दोबारा 5,000 रुपये मांगे जाएंगे। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है। इसका जो भी डेट दी होंगी, अभी आपका डेट आया नहीं है, डेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जो भी डेट डेट दी होंगी वो समय सीमा में आपको ये काम करने हैं। अगर आप वो समय सीमा को चूक जाते हो तो चूकने के बाद में आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका 5,000 रुपये का डायरेक्ट नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड राउंड में अगर कोई कॉलेज मिलेगा तो क्या करना है, तो सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा तो आपके पास भी वही ऑप्शन रहेगा जो आपके फर्स्ट राउंड वालों के लिए होता है। अच्छा, अपर मूवमेंट कौन कौन से बंदे लगा सकते हैं, जिनको अपना पहला प्रेफरेंस नहीं मिलता है ना, वो सारे बंदे अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले और दूसरे राउंड में आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो तीसरे राउंड में आपके पास जो कॉलेज रहेगा आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपके पास वहाँ पर अपर मूवमेंट के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, या आप उस कॉलेज को छोड़ दोगे तो वही होगा, 5,000 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे। अच्छा भैया, हमारे तो मार्क्स कम है, हमें तो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आगे क्या होगा, आगे आपका स्पोर्ट काउंसलिंग होगा। स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या होगा कि जो आपकी सीटें हैं, काफ़ी सारे बंदे हैं जो मतलब थर्ड राउंड में सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपकी वहाँ पर सीटें खाली रहेंगी। तो वो खाली सीटों के लिए आपका दोबारा से चॉइस फिलिंग होगा और दोबारा से सारी जो आपकी प्रोसेस है वही रहने वाली है, लेकिन वहाँ पर आपको अपर मूवमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहाँ आपको जो कॉलेज मिल गया उसको आपको एक्सेप्ट करके उसमें जाना ही होगा। तो ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपका क्या सीन होगा, उसके बाद में आपका ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। तो ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका वहाँ पर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कॉलेज में ले जाने होंगे और कॉलेज में ले जा करके वहाँ पे आपको जमा कराने होंगे। देखिए कि आपको कॉलेज मिला, आपने सीट एक्सेप्ट किया, आपने 1,000 रुपये 1,200 रुपये जो उसकी फ़ीस है वो आपने जमा कराई, और उसके बाद में आप सोच रहे हो आपका एडमिशन पक्का हो गया, तो ये आप यहाँ पर प्रोविजनली एडमिटेड होते हो। मतलब कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या कोई और चीज़ में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल कर देती है। तो उसके लिए आपको लास्ट तक, जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होता तब तक आपको सब कुछ अच्छे से करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करवाने हैं। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जो आपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे, वो आपके एक्टिव रहने चाहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी वहीं पे आएगी। और दूसरा मैं आपको बता दूं, 2021 से जो आपके SKNU यूनिवर्सिटी में कुछ घपला हुआ था ये JET के एग्ज़ाम को लेकर के, उसके बाद में आपका OTP का मामला चल रहा है काफ़ी जगह। जहाँ पर आप जाओगे अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो आपके उस नंबर पर OTP भी भेजा जा सकता है और वो आपसे मांगा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ आपको JET की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में A to Z जानकारी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।